अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। मैं इस वक्त पाकिस्तान सिंध सूबा के एक शहर मिट्टी में मौजूद हूँ और ये मेरा तकरीबन तीसरा चक्कर है। मैं इस दफ़ा तीसरी दफ़ा मिट्टी आया हूँ। पहली 2 दफ़ा मुझे पता चला कि ये एक ऐसा ख़ित्ता है, ऐसी जगह है जहाँ पे दिवाली जो है वो बड़े धूमधाम से और हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ, मजहबी रवादारी के साथ मनाई जाती है। और वाकई जब मैं आया तो मुझे दिवाली तो मैंने देखी, लेकिन मैं ये नहीं जज कर सका कि इसमें से मुस्लिम्स कौन हैं और इसमें से हिंदूज़ कौन हैं। कुछ लोगों से मैंने बात की ये समझ के कि ये हिंदूज़ हैं, तो पता चला कि वो मुस्लिम्स हैं। और इस तरह से मतलब इतनी खूबसूरत ये बात है। और इसके अलावा फिर मैंने थर की चीज़ें देखी, नंगर पार कर देखा, बहुत घूमा। फिर अगले साल मैं अपनी फैमिली के साथ भी यहाँ पे आया, बहुत सी चीज़ें देखी जिससे मेरा तजस्सुस, मेरे सवालात और बहुत कुछ जो है मुझे नई चीज़ें जानने के लिए मिली। लेकिन कोई ऐसी शख्सियत मुझे नहीं मिली। मैंने लोगों से बोला कि मुझे कोई ऐसी किताब बताएं, मैंने यूट्यूब को भी देखा, कुछ मालूमात थी, लेकिन वो एक कम्प्रीहेंसिव जो था वो मुझे उसका कोई आंसर नहीं मिल सका। बस वो लिंक्स थे मेरे जहन में और मेरे मुशाहदात में जो चीज़ें आईं। तो कुदरती आज एक दोस्त के तवस्सुत से, संजय देव साहब के तवस्सुत से मुझे मेरा कृष्ण साहब से तारुफ हुआ। मैंने इनसे बात की तो मेरा ख्याल है कि जितनी भी मेरे जहन के अंदर बातें थीं, और मैं आज वो कैफ़े थर पे बैठा था तो मैंने वहाँ पे भी ये बात की, जो प्यारा शिवानी साहब हैं, कि बहुत से ऐसे सवाल थे जो मैंने किए भी नहीं। वो शायद उन्होंने मेरा चेहरा पढ़ लिया या पता नहीं कैसे उन्होंने बातें ही वो की कि मेरे उन बातों में मेरे सवालों का जवाब था। तो मैंने बड़ा ज़रूरी समझा कि उनकी सारी बातों को रिकॉर्ड किया जाए और सब लोगों तक उनको शेयर किया जाए। बहुत बड़ा एक विजडम है ज़मीन का, और ये इसी धरती के बासी हैं, इसी धरती के बच्चे हैं सैकड़ों सालों से, और यहाँ पे रहते आए हैं। तो इससे बेहतर इस ज़मीन को, यहाँ के कल्चर को मेरा ख्याल है और कोई नहीं जानता। तो मोहतरम, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपसे बात कर पाऊँ। अच्छा, मैंने जैसे बताया मेरी आज आपसे पहली ही मुलाकात है, तो बराए मेहरबानी है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़रा तारुफ थोड़ा सा बता दें लोगों के लिए। देखें जी, मेरा नाम कृष्ण शर्मा है और मैं सारस्वत ब्राह्मण हूँ। और जैसे आपने बयान किया कि हम सिंध में कई सौ साल पहले आए थे और थरपारकर में भी हम कई सौ सालों से यहाँ पे हैं, और मिट्टी मेरा नेटिव प्लेस है। मैंने इब्तदाई तालीम तो थरपारकर से ही की, उसके बाद मास्टर्स मैंने सिंध यूनिवर्सिटी जामशुरू से किया, और अपने कैरियर की इब्तदा मैंने एज अ जर्नलिस्ट शुरू किया। यह एक रीजनल अखबार है इबरत, उसके साथ फिर कुछ अर्सा डॉन के साथ जुड़ा रहा, मुख्तलिफ अखबारों में लिखता रहा। एक दफ़ा मैंने ये फ़ील हुआ कि शायद नेशनल लेवल की न्यूज़पेपर में मेरे इलाके की अहमियत उस तरह से उजागर नहीं हो रही, लिहाजा फिर मैंने यहाँ पे अपना एक पहला अखबार निकालना शुरू किया, थरपारकर न्यूज़ के नाम से। वो 5 साल चला, लेकिन फिर वो हुकूमती पॉलिसियों से इख्तलाफात थे, लिहाजा बैन कर दिया गवर्नमेंट ने। फिर मैंने शिफ्ट किया अपना वो जो मेरा कैरियर था, फिर मैं NGO सेक्टर में चला गया, वहाँ बेली में मैंने काम किया, कुछ डोनर इदारों के साथ काम किया। फिर उसी दौरान हमने एक 92 में अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एसोसिएशन। मैं उसका क्योंकि फाउंडर मेंबर हूँ और तो अभी तक उसी को चला रहा हूँ। इसके अलावा जो मेरा जो ज़रिया मुआश है, मैं लॉबिंग करता हूँ, और लॉबिंग भी पाकिस्तान में जो मजहबी अक़लियतें रहती हैं उनकी इक्वल सिटीजनशिप पे, उनको जो मामले मसाइल दरपेश हैं इस वक्त, उन पे मैं लॉबिंग करता हूँ मुल्क के अंदर 4 सूबों में।
और पाकिस्तान से बाहर, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, चाहे बाकी जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं, वहाँ पे जाके मैंने अपने हकूक़ की बात की है। और मैं भी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फाउंडर मेंबर हूँ। जब वो बनी थी हम उस वक्त से उसके मेंबर हैं। और एक इदारा है पाकिस्तान में, रीट नेटवर्क, वो यूएन का एक कन्वेंशन है, उसके आर्टिकल्स हैं जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को डिस्क्राइब करता है। तो उसमें मैं गुज़िश्ता कोई 5 साल से उसका एज ए चेयर मैं उसको देखता हूँ। और उसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें मेंबर्स हैं। और इस वक्त हम लोग लॉबिंग कर रहे हैं पर्सनल लॉज पे। वो क्रिश्चियन पर्सनल लॉज हैं, हिंदू पर्सनल लॉज हैं, जॉब कोटा है, एजुकेशनल कोटा है। तो मतलब मेरा फुल टाइम जो जॉब है वो बेसिकली लॉबिंग है। जी हाँ, और क्योंकि हम समझते हैं कि डायलॉग इस वक्त बहुत ज़रूरी है, एजुटेशन भी एक ज़रूरी है, एक प्रेस क्लबों के बाहर जाके भूख हड़तालें करना, प्रोटेस्ट करना, लेकिन जहाँ तक जो रिस्पांस हमें रियासत से, रियासत के इदारों से, पॉलिटिकल लीडरशिप से, नेशनल मीडिया से, ब्यूरोक्रेसी से जिस तरह से हमें मिला है, वो गुफ्तगू में, आर्ग्यूमेंट में, वो हमें ज़्यादा मुफीद नज़र आया है। जी अच्छा, बड़ी अच्छी बात है जी। मैंने जो अंदाज़ा लगाया है और जो मेरा अभी एक्सपीरियंस हुआ है आज आपसे बात करके, तो उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ है कि आपके पास एक मालूमात का और अपने एक्सपीरियंसेस का, जैसे अभी आपने बड़ी तफसील में बताया, एक प्रैक्टिकल वर्क है। आपने यहाँ की चीज़ों को सिर्फ किताबों में पढ़ा नहीं है या लोगों से सुना नहीं है, बल्कि इन सब में से चीज़ों में से हो के गुजरे हैं। और मैं चाहता हूँ बहुत सारे लोगों के इस खित्ते पे, थर पे और मिट्टी पे मुख्तलिफ़ किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, गुर्बत और इस किस्म की बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गलत फैला दी गई। तो मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा एक पूरी जैसे किताब लिखी जाती है ना, वैसे हम एक वीडियो की शक्ल में, अगर कोई जानना चाहेगा तो वो अगर ये देखेगा वीडियो तो उसको काफ़ी कुछ उसमें से समझ आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि एक तरतीब से हम ये बात करें, काइंडली थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि मिट्टी कैसे आबाद हुआ, मिट्टी की क्या तारीख़ है, यहाँ पे कौन लोग रहते हैं। तो फिर इससे आगे हम थरपारकर और बाकी चीज़ों का हम आगाज़ करेंगे। देखिए, थरपारकर एक सेमी एरिड जोन है। हम इसको एरिड जोन नहीं कह सकते, इसलिए कि यहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन है और वेजिटेशन है, एक पूरी लाइफ आपको मिलती है। और ये बुनियादी तौर पे ये ग्रेजिंग एरिया था। और उसमें जब बारिशें हुआ करती थी और बहुत ज़्यादा बारिशें हुआ करती थी, उस दौर में राजस्थान, गुजरात और सिंध के लोग अपनी माल मवेशी के साथ यहाँ आके रुकते थे। यहाँ चूँकि दरख्त बहुत ज़्यादा थे, घास बहुत ज़्यादा होता था, और नेचुरल जो डिप्रेशंस हैं जिनको हम तराई कहते हैं, पौंड कहते हैं, उसमें पानी रहता था। तो यहाँ कोई किसी की ज़मीन मतलब ओनरशिप नहीं थी, ये ग्रेजिंग फॉर ऑल हुआ करता था। तो लोग आते थे, 4 महीने, 6 महीने, 5 महीने यहाँ रहते थे, उसके बाद वापस अपने घरों को तरफ चले जाते थे। लेकिन उस वक्त इतना प्रेशर नहीं था ग्रेजिंग एरिया पे, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन नहीं थी। जो लाइव स्टॉक भी यहाँ पे आता था वो इतने बड़े मिकदार में नहीं होता था, लिहाजा वो टाइमिंग उनकी बढ़ जाती थी। कभी 8 महीने यहाँ रह गए, कभी 7 महीने रह गए, कभी 6 महीने रह गए। फिर लोगों ने सोचा कि हम इस पर्पस के लिए यहीं रह जाते हैं। फिर उन्होंने कुएं खुदवाने शुरू किए, और यहाँ आप पूरे थर में घूमे, कोई 2500 से ज़्यादा गांव हैं जो रेवेन्यू में रिकॉर्ड पे रजिस्टर्ड है। तहसीलें बढ़ गई हैं, अभी 7 तहसीलें हो गई हैं, पहले 4 हुआ करती थी। उस वक्त ये प्रेशर न होने की वजह से लोगों ने आस्ता आस्ता अपने गांव बनाने शुरू किए, अपने नाम के साथ। किसी ज़मीन का रेफरेंस से नाम बन गया, किसी टीले की रेफरेंस से नाम रख लिया। इस तरह से यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन आना शुरू हुई। मिट्टी बहुत कदीम शहर है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है थरपारकर डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ जिस जगह पे हम बैठे हैं अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, ये मिट्टी का वो जगह है जो सबसे पहले आके आबादी हुई। यहाँ एक बाबा था, उसने आके अपनी मढ़ी बनाई, वहाँ पूजा पाठ हुआ करता था।
और उसके साथ उसकी कम्युनिटी के लोग भी थे जो अभी भी उसी मढ़ी के साथ, मंदिर के साथ रहते हैं। हम चूँकि सारस्वत जो ब्राह्मण सिंध में आए वो आए थे कश्मीर से, जम्मू से, और हम लोग लोहाना कम्युनिटी के साथ आए थे। जो लोहाना बेसिकली श्री राम का जो बेटा था लव, उसकी औलाद है। और जब तकसीम हुई उनकी इक़्तिदार को, तो उनके भाई कुश को मिला कश्मीर और लव को लाहौर मिला। तो जब उनकी वहाँ हुकूमत ख़त्म हुई तो फिर वही लोगों ने वहाँ से आना शुरू किया और आके उन्होंने सिंध के मुख्तलिफ दरिया सिंध के दोनों अतराफ रहना शुरू किया। तो हम भी, चूँकि ब्राह्मण वो काम करता है जो ये पर्टिकुलर कास्ट है लोहाना, उसकी जो रिचुअल्स होती हैं, जो रिलीजियस उनकी प्रैक्टिसेस हैं, उनको फुलफिल करता है ब्राह्मण पंडित। तो एक महदूद मिकदार में वो लोग भी यहाँ आए, जिसमें कुछ फैमिली सिंध में रहती हैं, बाकी कुछ जगहों पे रहती हैं। इस तरह से शहर आबाद हुआ। उसमें बाबे थे, ब्राह्मण थे, लोहाना थे, कुम्हार थे, नाई थे, मेरासी थे। ये 3-4 कास्ट थी जिनका ताल्लुक लोगों के मुआशरे के साथ है, लोगों के जिनके कारोबार रोजगार लोगों के साथ जुड़ा हुआ था। वो लोग भी एक घर 2 घर आके यहाँ रुके। इस तरह से शुरू हुआ। उसके बाद मुख्तलिफ देहात से, गुर्बत की वजह से, तालीम की वजह से, रोजगार की वजह से, लोगों ने पूरी दुनिया में ये हुआ कि अर्बनाइजेशन बढ़ रही है। गांव से लोग माइग्रेट करके शहरों की तरफ आ रहे हैं। वही मतलब इन्फ्लुएंस या मोटिवेशन है कि मिट्टी में बहुत ज़्यादा मिकदार में लोग आए थरपाकर के मुख्तलिफ इलाकों से। और यहाँ की जो इस वक्त पॉपुलेशन है वो कोई 16 लाख के करीब बताई जाती है शहर की। शहर की नहीं, मतलब पूरे थरपाकर की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें अगर आप जो सिंध का बेरेज एरिया है उससे आप एंटर होंगे तो आपको वहाँ सिंधी बोलने वाले लोग मिलेंगे। अगर आप छाछरो डायली की तरफ जाएंगे तो आपको राजस्थानी लहजे की, ढाट की जुबान मिलेगी। अगर आप नगर पार्कर और डिप्लो की तरफ जाएंगे, नगर पार्कर में अगर जाएंगे तो आपको वहाँ गुजराती मिलेगी, जो मुसलमान भी बोलता है, हिंदू भी बोलता है। इस तरह से डिप्लो में अगर आप जाएंगे बदीन की तरफ तो फिर वहाँ आपको कच्छी लहजा मिलेगा। सिंधी बोलते हैं लोग, लेकिन वो कच्छी लहजे में बोलते हैं क्योंकि कच्छ का बॉर्डर हमसे मिलता है। और बिफोर पार्टीशन थरपारकर जो इस वक्त है, इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भुज हुआ करता था, कच्छ भुज। और हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड भी पुराना उधर ही आपको मिलेगा, डिप्लो वाली साइड। जी हाँ। और पहली दफ़ा जो इस इलाके में किसकी ज़मीन कितनी है ये फैसला अंग्रेज़ आने के बाद ये पूरा थरपारकर का सर्वे हुआ, रेवेन्यू। उन्होंने फिर बाउंड्रीज जो थी, जो डिलिमिटेशंस थी, वो उन्होंने डिज़ाइन की, फिर डिक्लेयर किया, नोटिफाई किया। तो मेरी ज़मीन 15 एकड़ है, 16 एकड़ है, फिर उसका रेवेन्यू जनरेट होता था, वो जाके भुज में जमा करते थे। तो इस तरह से थरपारकर में ये जो समझें कि लैंड ओनरशिप इस्टेब्लिश हुई। लेकिन मिट्टी शहर में हम जहाँ रहते हैं, यहाँ किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है। या मौरूसी ज़मीनें हैं जिन पे जो जहाँ रहता है, और जो इवन सरकारी लैंड थी वो भी लोग आस्ता आस्ता जो देहात से आते हैं उनके पास कब्जे में है, उनके पास भी डॉक्यूमेंट नहीं है। और इसलिए यहाँ पे सर्वे नहीं हुई, जो सिटी सर्वे होता है ताकि ये शहर डिक्लेयर हो, उसकी लीगल पोजीशन कोई बने, वो नहीं है। बाकी इस वक्त आपको यहाँ पे मुस्लिम 30% और 70% हिंदू पॉपुलेशन है इस इलाके में, और ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। अच्छा, हमने पंजाब के मैंने शहरों में देखा है ज़्यादा कि वहाँ पे अंग्रेज़ों ने आबादकारी की बाकायदा, कि जैसे हम कहते हैं 1901 की आबादकारी, और फिर 1910 में नहरें खोदी गई, पटरियाँ बिछाई गई, और उसकी ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने गांव बसाए, नए शहर बसाए, जैसे साहिवाल है, आरफ वाला है और है। तो क्या ये यहाँ पे जो थरपारकर में डिफरेंट हमें गांव नज़र आते हैं, ये भी किसी प्लानिंग के तहत जो है इनको बनाया गया है, या वैसे आपने अपनी गुफ्तगू में जिक्र तो किया है कि लोगों ने टीलों के नाम से और अपनी मर्जी से, तो किसी ने इसको प्लान भी किया है कि कौन सा गांव कहाँ होगा और उसको रोड कहाँ जाएगी, क्या होगा? इसमें आपको एक रिफ्लेक्शन मिलेगी
कि यहाँ जो सेटलमेंट पैटर्न है वो कास्ट बेस्ड है। राजस्थान और गुजरात और सिंध का ये हिस्सा पुराने राजवाड़े हुआ करते थे, और उनमें भी मोहल्ले आपकी रोजगार और किर्त जो आपकी है, अगर मैं धोबी हूँ तो ये धोबी मोहल्ला है, ये अगर मैं नाई हूँ तो नाई मोहल्ला है। कास्ट बेस्ड हमारी सेटलमेंट है। लेकिन उसके पीछे भी जो गांव बने, उसके पीछे जो सबसे ज्यादा जो वजह है वो पानी की अवेलेबिलिटी है। जहां पानी था, जहां खेत था, लोगों ने वहीं अपने घर बनाए, क्योंकि यहाँ के लोगों की जो गुजर मुआश है वो ज़्यादा ज़मीन पे नहीं है। बारिशें हमारे यहाँ जो रेनफॉल एवरेज निकालें अगर 10 साल में, तो ईयरली हमारे पास को 250 से 300 मिलीमीटर बारिश होती है। लेकिन वो क्योंकि हमारे यहाँ वो स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, तो एवापोरेशन और सीपेज की वजह से पानी ज़्यादा अरसे तक रहता नहीं है। और जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मौसमें तब्दील हो गई हैं, अब उस तरह से मानसून नहीं होती, उस मिकदार में नहीं होती, कंट्रोल्ड नहीं है, तो वो हमारी जो ट्रेडिशनल क्रॉपिंग है वो सपोर्ट नहीं करती हमारी लाइफ स्ट्रक्चर को। नतीजे में हमारे यहाँ आपको माल न्यूट्रिशन मिलेगी, गुर्बत मिलेगी। फिर उसका अल्टरनेट जिसकी इकोनॉमी हमारी बेस करती है वो लाइव स्टॉक रेयरिंग है, माल मवेशी को पालना। लोगों के पास 200-200 बकरियां मिलेंगी, भेड़ें मिलेंगी। वो मिकदार इसलिए ज़्यादा है कि यहाँ पे बीमारियां आती हैं और बहुत बड़ा लॉस होता है। तो लॉस कवर तब होता है जब आपके पास मिकदार ज़्यादा होती है। मेरे पास 10 बकरियां हैं और बीमारी आई, 10 मर गई, तो मैं तो ज़मीन पे आ गया। अगर मेरे पास 20 हैं, 10 मर जाती हैं, तो 10 फिर मुझे वो रिकवर करने के लिए एक स्पेस मिल जाता है। और दूसरा यहाँ फॉडर है, नेचुरल फॉडर है, बारिश में होता है। तो यहाँ इकोनॉमी का बैकबोन बेसिकली लाइव स्टॉक है। और यहाँ पे लोग जहाँ घास है, जहाँ पानी है, जहाँ उनका खेत है, वहाँ लोग रहना पसंद करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई है, 80s मिड 80s के बाद यहाँ रोड आया, उसके बाद बिजली आई। अब मुशर्रफ के दौर के बाद यहाँ पे कोई 3000 किलोमीटर रोड बना है थरपारकर के गांव में। 21,000 स्क्वायर किलोमीटर का हमारा एरिया है थरपारकर डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद कम्युनिकेशन पहले नहीं हुआ करती थी, अब ये कि आप मोबाइल सर्विस है पूरे थरपारकर में, जहाँ भी घूमे आपको कनेक्शन है, उसमें आसानियाँ आ गई हैं, आपको सर्विस डिलीवरी में आसानियाँ हो गई हैं। तो अब जहाँ जहाँ वो एक्सेस है, लोग उस तरह से वहाँ आके रह रहे हैं। पॉपुलेशन बढ़ी है शहरों में, रोजगार के ज़राए बड़े हैं, कम्युनिकेशन के ज़राए बड़े हैं, तो लोगों ने समझा कि गांव से जान छुड़ा के शहरों की तरफ आए। अच्छे स्कूल हैं, अच्छी अस्पतालें हैं, डेली वेज लेबर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो ये एक अट्रैक्शन है शहरों की तरफ। तो यहाँ कुछ कन्फ्लिक्ट भी हैं, कास्ट बेस्ड कन्फ्लिक्ट्स हैं हमारे यहाँ, कुछ जगहों पे थोड़ी बहुत सोशल कन्फ्लिक्ट्स हैं। उसकी वजह से जो गरीब है वो समझता है कि शहर में एक्सेस टू जस्टिस है, थाने तक रसाई है, वुकला मिल जाते हैं, प्रोटेक्शन फील करते हैं, इसलिए वो लोग आस्ता आस्ता शहरों की तरफ आ रहे हैं। जी हाँ। अच्छा, आपकी बातों से मैं पहले भी कहा कि मेरी अपने जहन के कुछ क्वेश्चन भी हल हो रहे हैं आपकी बातों से। ये पंजाब में भी हमने देखा है, दरियाए रावी के इर्द गिर्द जो लोग आबाद थे, इसी तरह से किसी साहब से बात करते हुए मुझे पता चला कि इन लोगों को भी खेती बाड़ी नहीं आती थी। ये लोग भी जानवर ही सिर्फ पालते थे और उनको बेच के तो अपना गुजारा करते थे। लेकिन फिर जो मतलब दूसरी साइड से है, दिल्ली से या वहाँ से कुछ लोग आना शुरू हुए, उन्होंने इसको बताया इन्हें कि कपास आप लोग उगाओ, गन्ना उगाओ, गंदम उगाओ। तो फिर इन लोगों ने आस्ता आस्ता सोचा कि वो जानवरों के पालने के अलावा भी जो है वो कुछ काम लिया जा सकता है। लेकिन चूंकि वहाँ पे दरिया था, ज़मीनें थी, तो यहाँ पे क्या सिर्फ मसला यही है कि पानी की अवेलेबिलिटी कम है, या यहाँ के लोगों को इस तरह से किसी ने गाइड नहीं किया या इन्हें मौका नहीं मिला कि ये इस ज़मीन के हिसाब से भी तो कोई खेती बाड़ी कर सकते थे?
इस पे ज़रा अगर आप देखिए, यहाँ मेजॉरिटी लोग एग्रीकल्चर करते थे, सीजनल एग्रीकल्चर जो होती है, रेनफेड। लेकिन उनको पता है कि उनकी वो जो प्रोडक्शन है वो उस तरह से नहीं होती। मतलब यहाँ दो मेन क्रॉप है, एक बाजरा, एक ग्वार। अब बाजरा जिस सीजन में लगना चाहिए और उगना चाहिए वो सीजन गुजर जाती है। पहले ये मई के एंड में और जून की शुरू में बारिशें हो जाती थी, अब वो जाके अगस्त की एंड में होती है। तो वो जो बाजरे का टाइम है प्रोडक्शन देने का वो खत्म हो जाता है, इसलिए वहां उस तरह से प्रोडक्शन नहीं होती। जो ग्वार है, क्लस्टर बीन, अब उसको वो उस सीजन में होना है क्योंकि उसकी सबसे बड़ी जो दुश्मन है वो है नमी। अब हमारे यहाँ जो फोग है, जो मतलब शबनम है, वो अक्टूबर के शुरू में या सितंबर के लास्ट में शुरू हो जाती है। लिहाजा फिर वो ग्वार फल फूल नहीं सकता, तो प्रोडक्शन उस तरह से नहीं होती है। लेकिन एग्रीकल्चर सबको करना आती है, वो भी एक सप्लीमेंट था जो उनकी लाइफ सर्किल में या साइकिल में वो सपोर्ट करता था। लेकिन इस वक्त उस तरह से ज़मीनें नहीं हो रही, ना फिर गवर्नमेंट कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, और जो बारानी इलाकों के लिए एग्रीकल्चर की एडवाइस करने के लिए जो महकमे हैं वो फंक्शनल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। कि लोगों को बताएं कि भाई इस सीज़न में अगर बारिश होती है और इस मिकदार में होती है तो आप ये फसल नए नए लगाएं। वो उस किस्म का वन वे बिल्कुल है ही नहीं। नतीजे में फिर लोगों की दिलचस्पी खत्म हो गई। बारिशें होती हैं, कई लोग हैं जो ज़मीन काश्त नहीं करते, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो टीले वीले हमारे जो ग्रेजिंग एरिया डिक्लेयर्ड थे वो भी लोगों ने ख़त्म कर दिए हैं। अब हवस आ गई लोगों में कि मतलब खुल के रहें, और अदम बर्दाश्त भी है कि भाई मैं क्यों गरीब हूँ, उसके हवाले से ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करने के लोग तो तुले हुए हैं। हमारे यहाँ 7 इकोलॉजिकल जोन्स हैं, और हर इकोलॉजिकल जोन अपनी मिजाज का जोन है। जैसे अब डायली है, खाउड़ जिसको हम बोलते हैं, वहाँ 600 फुट से नीचे पानी है, और पानी के अंदर जहर भी आपको मिलेगा, संखिया मिलेगा। फिर पारकर चले जाएं, उसके बाद वट्ट है, ढट्ट है, मोहराणु है, सामरोटी है। ये वो जोन है जहाँ पे वेरी करता है पानी की अवेलेबिलिटी। अब जो रन ऑफ कच्छ है उसकी तरफ जो हम टुवर्ड्स साउथ अगर जाएंगे तो अंडरग्राउंड जो फ्रेश वाटर है वो भी फ्लो करता है, लेकिन जो नीचे हमारा अंडरग्राउंड पानी है वो कड़वा है, और कड़वा पानी भारी पानी होता है। तो वो जो फ्रेश वाटर है उसको वो नीचे जाने नहीं देता। वो जो लेयर है 100 फुट का, 200 फुट का, ये अवेलेबल है। वो ऊपर जो है, हाँ। और लेकिन वो भी आपको रन ऑफ कच्छ की मिट्टी से स्ट्रेट साउथ आपको जाएंगे तो आपको कई जगहों पे पानी 20 फीट पे मिल जाएगा, मीठा पानी। तो वहाँ एग्रीकल्चर हो रही है। नगर पार्कर में कई मिलियन टन जो है वो प्याज होती है, मिर्ची होती है, गंदम होती है। जो हमारा थर का एरिया है वहाँ पे भी एग्रीकल्चर लोग करते हैं। पानी सबसे बड़ा सोर्स है एग्रीकल्चर के लिए, और वो अनसर्टेनिटी इतनी है, और क्लाइमेट चेंज ने तो धो दिया है हमें। अब हमारे पास कभी बारिशें बहुत होती हैं, घास नहीं होता। बारिशें होती हैं लेकिन एक ही दफ़ा इतनी पड़ती हैं कि उससे खेत से कुछ नहीं निकलता। कुछ इस ज़मीन के लिए पानी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी में चाहिए, एक सीक्वेंस में चाहिए। वो अगर सीक्वेंस नहीं है, चाहे कोई 1300 मिलीमीटर बारिश पड़ जाए, लेकिन वो एक वक्त में पड़ गई तो किसी काम की नहीं है। ना कोई एडवांस मतलब वार्निंग सिस्टम है, ना कोई प्लानिंग ना मतलब अर्ली वार्निंग सिस्टम का तो हमारे यहाँ अलमिया है कि जो मौसमियात खाता, महकमा मौसमियात डिक्लेयर करता है प्रोडक्शन, कहानी उबती और उल्टी हो जाती है। और लोग हमारे यहाँ उस अर्ली वार्निंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करते। या हमारे यहाँ अर्ली वार्निंग सिस्टम का जो मामला है वो ये है कि हमारे यहाँ अपना विजडम है। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो
अंदाज़ा लगाते हैं हवा को महसूस करके, सितारों को देख के वो प्रोडिक्शन करते हैं कि इस दफ़ा क्या होना है। तो एक पूरा मैकेनिज्म है हमारे यहाँ अर्ली वार्निंग सिस्टम का, लेकिन वो अपने विजडम पे, कोई उसमें कोई मशीन नहीं है, कोई डिजिटल कोई उसमें इनपुट नहीं है, उसमें कोई साइंटिफिक मेथड्स भी नहीं है। सही जी। अच्छा, एक आपने और बात बताई कि यहाँ पे जो हिंदू पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, 70% है। तो ज़रा बताइएगा कि इस खित्ते में जो हमें किसी पुरानी बिल्डिंग से, कोई टेम्पल से या किसी और इस तरह की निशानी से, दरगाहों से क्या पता चलता है तारीख यहाँ पे हिंदुइज़्म की कितनी पुरानी है, और अगर कोई और भी उस पर मज़ाहब आए तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, हिंदू पॉपुलेशन हमारी कुछ मदद खान पठान के दौर में आई, जब उन्होंने आके यहाँ अपना नादिर शाह, मदद खान पठान, इन्होंने जब हमले किए तो उमरकोट, छाछरो, यहाँ से मैश्वरी कम्युनिटी, कुछ और कम्युनिटीज़ यहाँ आई। कुछ लोग डॉक्टर राजा डाहिर की शहादत के बाद इस तरफ लौटे, और जो नगर पार्कर जोन है वो इंटायरली डिफरेंट है। वो सोशली, मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे माजी में गुजरात से कनेक्ट रहा है। लिहाजा वहाँ जो जैन पॉपुलेशन ज़्यादा थी, और जैन समंदर पे गुजारा करते थे, उनका सारा बिजनेस समंदर पे हुआ करता था। और 2 पोर्ट थे हमारे पास नगर पार्कर में, एक वीरावा और एक था डोतड़ कपरी। तो वहाँ से वो जैसे समंदर पीछे जाता गया, तो वो लोग भी वहाँ से निकल के जाके गुजरात का वो बॉर्डर वाला इलाका, पोरबंदर है, राधनपुर है, भुज है, अहमदाबाद है, पालनपुर है, वहाँ जाके वो रहना शुरू हुआ। तो वो उनके टेम्पल्स अभी मौजूद हैं, या उनके जो मेडिटेशन पॉइंट्स हुआ करते थे। गौरी उनकी गॉडेस थी उनके रिलीजन में, उनका एक आश्रम है। तो उस किस्म की चीज़ें आपको मिलेंगी वहाँ जो जैन, लेकिन जैन अभी कोई यहाँ इस मुल्क में है नहीं, लिहाजा वो सब मानूमेंट अभी मौजूद हैं, लेकिन बहुत पुरसा हाल है, और उनकी कोई उस तरह से देखभाल नहीं हो रही। ये कितने पुरानी होंगी, ये जो हमें चीज़ें नज़र आती हैं तकरीबन कितनी पुरानी है? जैन्स के लिए कहते हैं कि वो 800 से 1000 साल तक का पीरियड उनको है, कि उससे पहले यहाँ थे। और ये जो पूरा थर आपको दिख रहा है, ये कहते हैं कि समंदर था सिकंदर आज़म के ज़माने में। और ये रेत की टीले और जो कारुंजर हिल है, उसकी जो हैयत है, उसकी जो फॉर्मेशन जो है, उससे भी आप देख के अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे पानी था, पानी लग लग के ये सुराख हुआ है। उसकी जो स्ट्रक्चर है, उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पानी था। और जियोलॉजी की जो साइंस है वो भी यही कहती है कि रेत कैसे, डेजर्ट कैसे बनते हैं और पहाड़ कैसे बनते हैं, तो उनका ताल्लुक पानी से रहा है। बल्कि मैं जब गया तो मैंने वहाँ पे एक बड़ी चोटी के ऊपर कुछ रेत भी थी उन्हीं पत्थरों में, तो मुझे कुछ सिप्पियाँ भी मिली। इसका मतलब कभी ना कभी तो कोई उसका कनेक्शन, या शायद अभी किसी ने वहाँ पे फेंकी हो, लेकिन मुझे वहाँ से ज़रूर मिलेंगी आपको। जहाँ आप इवन जो आसारात हैं अपना वीरावा में, वीरावा का पुराना नाम था पारी नगर। और वहाँ पे आप जाएं, उनकी जो असरात वहाँ मौजूद हैं, वहाँ जो पत्थर आपको मिलेगा, जो बर्तन मिलेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी, सिप्पे मिलेंगे। अच्छा, एक अभी हमें वो जो क्रॉन्जर का पहाड़ी सिलसिला उसके बारे में बात हो रही, तो वहाँ पे भी एक वो बड़ी मुकद्दस एक जगह है जिसको सालद्रो बोलते हैं शायद, तो उसके बारे में भी बताइएगा। मैंने कुछ अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, तो उन्होंने बोला कि यार ये इतना बड़ा ये बोल रहे हैं कि ये तीरथ की एक जगह है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि लोगों को इसके बारे में ना पता हो और इतनी बड़ी जगह हो। तो ज़रा मैं नहीं चाहता कि एक ऐसी होली प्लेस है मैं उसके मुतालिक कोई ऐसी बात करूं, तो थोड़ा सा ज़रा आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन दें। वो बेसिकली एक ऋषि, एक बाबा संत, वो यहाँ आके अपनी, ये पहाड़ जो होते हैं ना, उसमें आके लोग इबादतें करते थे, बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के। और
संन्यास लेके आके बैठ जाते थे। यहाँ उनको पानी भी मिल जाता था और कोई डिस्टरबेंस नहीं होती थी, तो उससे कोई गुनाह हो गया था। और गुनाह होने के बाद उसको कहा गया कि जी आप इतनी जो पवित्र नदियां हैं वहाँ का पानी इस जगह पे ले आएंगे, और फिर उस तरह से कोई काम है कि स्टोरी उसके पीछे। लेकिन हम समझते हैं कि जो हिंदू मैथोलॉजी है उसमें इस जगह का बहुत बड़ी महानता है। और अभी भी हम जब हिंदू में कोई डेथ हो जाती है तो फिर हम अग्नि संस्कार करते हैं। अग्नि संस्कार के बाद जो उसकी हड्डियां बचती हैं वो हम पहले गंगा जी ले जाते थे, सिंधु दरिया पे ले जाते थे, दरिया सिंध पे। जो लोग ये दोनों अफोर्ड नहीं करते थे वो चले जाते थे अपने नगर पार्कर, और वहाँ मेला लगता है और मंदिर भी है, बहुत प्राचीन मंदिर है। और कहते हैं कि जो महाभारत का टाइम है उस टाइम का ये आस्थान है, और कौरव पांडव की लड़ाई में एक पार्टी ने आके यहाँ पनाह ली थी इस पहाड़ में। और बहुत खूबसूरत पहाड़ है, और आपको हैरानगी होगी कि ये ग्रेनाइट का पहाड़ है मुकम्मल। को 300-350 फीट तो नीचे ज़मीन में ग्रेनाइट है, ऊपर तो अलग है। और ग्रेनाइट के जितने भी कलर्स हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे इस रेंज में जी। अच्छा, ये अगर इसको हम ईयर्स में थोड़ा सा काउंट करने की कोशिश करें तो ये कितनी पुरानी वो जगह है? आई एम नॉट श्योर कि भाई मुझे इस पे कुछ ज़्यादा तस्दीक शुदा कोई मैं ऐसी बात कर दूँ वो मुझे नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा। मतलब मैंने कभी इस तरह से देखा नहीं है। अच्छा, अभी जैसे आपने इस सारी इसकी सेटलमेंट के बारे में हमने देखा बात को, और इसकी मॉडर्न जो अभी शक्ल बन चुकी है इस एरिया की, या इस ज़माने में वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। तो आप जो पाकिस्तान के दूसरे खित्ते हैं जैसे पंजाब है, हमारा KPK है, या सिंध के जो दूसरे बड़े शहर हैं, उनकी तरक्की और वहाँ पे जिस तरह का एक शहर जैसे आबाद हुए हैं, उसके मुकाबले में आप इस को जो है वो कैसा देखते हैं? इसके बाद फिर हम मज़ीद इससे सेकंड सवाल करेंगे कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ और लोगों की एबिलिटीज़, मतलब उसमें भी क्या कोई फ़र्क है, या किसी हवाले से ये पीछे हैं, ये क्या है, इस पे बात करेंगे। तो लेकिन थोड़ा सा बड़े शहरों का और इस मिट्टी के शहरों के बारे में ज़रा बताइएगा। देखिए, जो थरपारकर है इसकी रेवेन्यू नहीं है यहाँ की, ये डिपेंड करता है आपके रियासत के वसाइल पे। जब तक कोई पोटेंशियल रिसोर्स यहाँ से जनरेट नहीं होता तब तक प्रायोरिटी नहीं होनी थी, कम्युनिकेशन भी नहीं थी, और ये लोग आइसोलेशन में रह रहे थे। जब तक आपको चीज़ों का पता नहीं होता तो वो आपकी लाइफ पे अप्लाई भी नहीं होती। वहाँ जो शहर हैं उनकी इंटरेक्शन, उनकी डेवलपमेंट बहुत कदीम है, इस मुल्क के बनने से पहले की है। मतलब आप लाहौर ले लें, फैसलाबाद ले लें, मुल्तान ले लें, कराची ले लें, हैदराबाद ले लें, मीरपुर खास ले लें। ये एक ऐसा एरिया जिसका कोई रहने वाला नहीं था, लोग बाद में आए हैं, और लोगों की रिक्वायरमेंट वही माल के लिए चारा चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए। मतलब आपको अंदाज़ा है कि 2021 में हमारे यहाँ को मुश्किल से 250 से 300 गाँव में बिजली है 2500 में से। तो इसकी वजह ये कि आप कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं थरपारकर, सवाए कल्चर के और मीट कंजम्पशन के, और क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है मुल्क की इकोनॉमी में। पॉवर्टी एक अलग अकेला इंडिकेटर है जो कभी कभी किसी के दिल में रहम आ जाता है। बैकवर्डनेस, कभी किसी उमर मुशर्रफ यहाँ जब जूनियर ऑफिसर था तब यहाँ पोस्टेड था, जब वो मुल्क का आर्मी चीफ बना तो यहाँ आया, उसने देखा कि हालत तो वही है इस मुल्क की। फिर उसने ये रोड की परमिशन दी, कम्युनिकेशन को खोला, बोला कि कम्युनिकेशन हो गई तो लोग खुद ही निकलेंगे आगे। और उसके बाद आपने देखा कि जिस तरह से चेंज हुआ है थरपारकर। ऊपर से अल्लाह का करम हुआ कि कोल निकल आया, और कोल के नतीजे में जो तब्दीलियां आ रही हैं
वो डेमोग्राफिक भी होंगी, सोशल फैब्रिक भी चेंज होना है, कल्चर भी चेंज होना है। तो ये सब थ्रेट्स हैं जिनके लिए थर की मेजॉरिटी पॉपुलेशन तैयार नहीं है। वो उस तरह से उनके लिंकेजेस नहीं है, उनकी चीज़ों की मुतालिक वो मालूमात नहीं है, वो इल्म नहीं है, लिटरेसी नहीं है, दूर दराज जगहों पे लोग रहते हैं। नतीजे में हमारे यहाँ स्कूल तो बहुत बन गए, लेकिन मेजॉरिटी स्कूल बंद पड़े हैं। रोड बन गए हैं तो लोग, अब किसी ने रक्षा ले लिया, किसी ने चिंची ले लिया, अब उनकी शिफ्ट हो गई है। वो जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो एग्रीकल्चर से शिफ्ट हो गई है, अब लेबर पे चली गई है, वेज लेबर पे। तो नतीजे में हमारा ये पूरा इलाका अब तरक्की की तरफ जा रहा है, एक पैराडाइम शिफ्ट की तरफ हो रहा है। उसके लिए मतलब हम बहुत से हमारे इलाके हैं थरपाकर के जो अभी तैयार नहीं है, उनको तैयार करने की ज़रूरत है, उन तक मालूमात पहुंचाने की ज़रूरत है, फिल्टर्ड मालूमात। दूसरा ये बॉर्डर एरिया है, सेंसिटिव एरिया है, और उसके लिए भी कुछ मामलात हैं जिसकी वजह से मतलब उस तरह से प्रायोरिटी हम नहीं बन पाए। जानबूझ के भी? जी हाँ, जी हाँ, जानबूझ के तो नहीं कह सकता, लेकिन ये रिक्वायरमेंट है, नेशनल सिक्योरिटी उन्होंने जी हाँ एक्सेस नहीं दी जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अच्छा, एक ज़रा मौजूदा ज़माने में भी यकीनन कम लोग होंगे और थोड़े से कोई 200-400 साल पीछे भी जो यहाँ पे कोई अगर कोई बड़े बड़े वाक़यात हुए या कोई बड़ी बड़ी शख्सियात सामने आई, तो ज़रा उसके हवाले से भी ज़रा बताएं। देखिए, वैसे तो शख्सियात की जब हम जिक्र करते हैं तो मारवी सबसे बड़ा कैरेक्टर है हमारा, जो पैट्रियटिज्म का सिंबल है। हम सिंध में, मेरी बेटी का नाम भी मारवी है, वो इंस्पिरेशन है वतन के साथ मोहब्बत और उसकी। उसके बाद रूपलो कोहली आप जैसे हैं, वो एक फौजी कमांडर था राजपूतों के दौर में, और अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान पे आए थे तो सबसे आखिर में जिन जगहों पे उनको तकलीफ़ हुई, मज़ामत का सामना हुआ, उसमें नंगर पाकर भी शामिल था। जिस फ़ौज ने उसको काउंटर किया था वो फ़ौज की क़यादत रूपलो कोहली कर रहे थे। कोहली था बाय कास्ट, लेकिन वो चूँकि लड़ाकू ट्राइब है और उनकी निशानेबाजी कमाल की है, लिहाजा वो ज़्यादातर फोर्स में हुआ करते थे। उसको फिर अंग्रेज़ों ने पकड़ा। कर्नल तरवेट हुआ करता था यहाँ पॉलिटिकल उनका कलेक्टर, तो उन्होंने फिर पकड़ा उसको और उसको फांसी दी गई। तो आज भी पारकर के लोग अपनी लोक पोइट्री में, लोक अदब में रूपले को बहुत ऑनर के साथ, बड़े प्राउड के साथ गाते भी हैं और बताते भी हैं। इस तरह से एक और हमारे यहाँ वहाँ एक राजपूत था, वो भी रिसेंट में वो 71 की वार में आपको पता है कि थरपाकर का काफ़ी हिस्सा कैप्चर हुआ था। उसको वहाँ के ठाकुरों ने मैसेज किया कि तुम आ जाओ हमारी तरफ। उसने कहा कि मैं नगर पाकर को छोड़े कैसे जाऊँगा। उसका नाम था केसुबा। अच्छा। उसकी जागीर थी पूरी एक भोरेसर। जब वो मर गया यहाँ पे तो उसने अपनी पूरी ज़मीन को ग्रेजिंग डिक्लेयर करा दिया कि इस पर कोई ज़मीन काश्त नहीं होगी, ये जानवर के लिए है, बाबा खाए पिए। उसके अलावा सेठ निहाल चंद थे इस्लामकोट में, मेहमान नवाजी का एक नमूना थे। कोई 30 साल वो चेयरमैन रहे टाउन कमेटी के। उसने पहली दफ़ा थरपाकर में ड्रेनेज सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद माई भागी है, अब लोकगीत की कोयल है, वो पूरी दुनिया में उसको सुना जाता है। मोहन भगत एक सूफी सिंगर था हमारा। इसके अलावा लातेदाद लोग हैं जिनका अपने अपने हिस्से का काम है, लेकिन उस तरह से वो मकाम हासिल नहीं कर पाए जिस तरह से उनको मिलना चाहिए था। ना रिकग्निशन उस तरह से हुकूमती सतह पे हुई है। यहाँ एक बंदा है, मामा विशन नाम है उसका, और वो ईदी कहलाता है हमारे थरपाकर में, थर का ईदी। मगर उसको 3 दफ़ा नॉमिनेट किया गया है प्रेसिडेंशियल अवार्ड के लिए। एक 2 नंबर लोग जिनकी कोई औकात नहीं है, जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो अवार्ड ले जाते हैं, वो बेचारा। और वो 15-20 साल से पूरे थरपाकर में फ्री ब्लड डोनेट करता है।
उसके पास डेटाबेस है, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को ब्लड मुहैया करता है। उसकी कंट्रीब्यूशन है, मतलब जहाँ पे आपके पास फोन नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, वहाँ आपको खून मिल रहा है, और सबसे मुश्किल डोनेशन है खून की, और उसके पास कोई 8 से 10 हज़ार लोग रजिस्टर्ड हैं, 5,000 के करीब लोगों के ब्लड ग्रुप उसको याद हैं। तो इस बंदे की मतलब वो मामा विशन थरी, मतलब उसको अब रिकग्निशन नहीं मिल रही। उस पे उसकी जगह पे बाकी 2 नंबर लोग हैं जो पता नहीं क्या क्या क्राइम करते हैं, लेकिन उनको बड़े 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 एजाजात के साथ वो अवार्ड दिए जाते हैं। जी हाँ। अच्छा मोहतरम, जैसे एक थरकोल का बहुत बड़ा ख़जाना जो है वो इस ज़मीन से निकला है, और आपने बताया कि उससे बड़ी पॉजिटिव चेंजिंग आ रही हैं, तो चूँकि आप मुसलसल इस ज़मीन से राब्ते में हैं और इस पे काम कर रहे हैं, और मुझे ये ऐसा भी लगता है कि शायद जिस तरह का आपकी माशाल्लाह से एबिलिटीज़ हैं, शायद कोई ज़्यादा कमाने के चक्कर में कहीं बड़े शहर में भी कहीं सेटल हो सकते थे आप, लेकिन फिर भी आपकी मेहरबानी, आपने अपनी ही ज़मीन को टाइम दिया, अपनी एक्सपर्टीज़ का या जो मेहनत थी वो आपने अपनी ज़मीन पे ही की। तो ये भी यकीनन आपने काम किया होगा। इस तरह की कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, या अगर हम उसको कहें कि कुछ ऐसी जिस तरह थरकोल है, कोई और अपॉर्चुनिटीज़ भी इस तरह की पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे हो, या कोई काम कर रहा है इस पर? देखें, थरपारकर में 2-3 एवेन्यूज़ हैं जिससे यहाँ की लाइफ तब्दील हो सकती है। एक है हमारा हैंडीक्राफ्ट, उसमें जो लेकिंग्स हैं, मतलब एक मार्केट लिंकेजेस नहीं है, और मार्केट की डिमांड्स क्या हैं, नीड्स क्या हैं, वो आर्टिजन को पता नहीं है। कौन से कलर्स मार्केट में चलते हैं, कौन से नहीं चलते, छोटा काम चलता है, बड़ा काम चलता है। फिर मार्केट का पता नहीं है कि जो चीज़ वो बना रहे हैं 100 रुपये में, वो 5,000 में बिकी जा रही है। तो वो जो मिडिल मैन है वो एक्सप्लॉइट करता है उसको, और उसकी ख्वाहिश है कि ये आर्टिजन इतने जाहिल और बेखबर रहें ताकि उनका जो मुनाफा है वो, अभी लाहौर में आप देखें, आप इस्लामाबाद में देखें, आप कराची में देखें, जो सबसे बड़ी मार्केट्स हैं इनकी हैंडीक्राफ्ट की, सब यहाँ का लोकल मिडिल मैन है। तो और लोगों के पास परचेस पावर नहीं है, रॉ मटेरियल खरीद नहीं कर सकते, और मेजॉरिटी ये जो हैंडीक्राफ्ट हमारा है वो औरत करती है। अब औरत की मार्केट तक रसाई नहीं है। वो अगर लिंक हो जाए तो 50% जो हमारी पॉपुलेशन का हिस्सा है ख़वातीन का, वो एम्पावर्ड हो जाएगा। उसके बाद लाइव स्टॉक हमारी है, उस पर कोई बात नहीं, सवाए टीका लगाने की हुकूमतें कुछ नहीं करती। उनको ये नहीं बताती कि किस नस्ल का जानवर यह रखना चाहिए, उसके लिए कौन सी खुराक ठीक है, और इसकी बेहतर मार्केटिंग कैसे हो सकती है, ताकि जो उनके पास असेट है उसको वो प्रॉपरली डेवलप करें और उससे आमदनी का जरिया बनाए। तीसरा कि जो अंडरग्राउंड नेचुरल रिसोर्सेज है उनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, उसकी इंडस्ट्रीज यहाँ हो सकती हैं, एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। अब हमारा मतलब ये 3 जो अहम एरिया, तीसरा चौथा जो है वो टूरिज्म है। इतना पोटेंशियल है टूरिज्म का यहाँ पे, लेकिन वो मैंने आपको कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, बॉर्डर एरिया है, और बहुत से वजूहात हैं जिसके लिए यहाँ टूरिज्म को प्रमोट नहीं किया जाता उस तरह से। मतलब आप फॉरेनर नहीं आ सकता यहाँ पे, उसके लिए बहुत बड़ी लवाजमात करनी पड़ती हैं, और तो इसलिए 4 एवेन्यू, मतलब एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, हैंडीक्राफ्ट, नेचुरल रिसोर्सेज, और साल्ट पड़ा हुआ है इधर, नेचुरल लेक्स है, वो लीज दी हुई है, पता नहीं कब की लोगों को, गैर मकामी लोगों को। लेबर मिलता है बहुत कम, उनको पैसे मिलते हैं। हब साल्ट वालों ने 2-3 प्लांट्स अपने लगा दिए हैं, वो नमक को, जो नमक साल पूरा निकाला जाए वो, क्योंकि मशीनरी उनके पास है तो वो 2 महीने में, 2.5 महीने में काम कंप्लीट कर देते हैं, जितना वो नेचुरल साल्ट आता है। उसका कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई लेबर लॉज नहीं है,
तो मतलब ये सारे वो एवेन्यूज़ हैं जिनको अगर डेवलप किया जाए, चैनलाइज किया जाए, तो यहाँ के ह्यूमन रिसोर्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। थरकोल में अब मशीन आ गई है, ठीक है, मतलब जो खुदाई है वो भी मशीन पे होती है। बहुत लेटेस्ट किस्म के डंपर आ गए हैं, डोजर आ गए हैं, शावल आ गए हैं। तो आपके इन जो खास स्किल्ड लोगों का ज़रूरत है वो लग गए हैं। मकामी लोग जो उनके एरिया के हैं वो जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, चाहे ट्रक ड्राइवर हो, चाहे बाकी ड्राइवर हो, कोई कुक होगा, कोई चौकीदार होगा, कोई मैसन होगा, थोड़े बहुत टेक्निकल इंजीनियर्स जो भी हैं वहाँ, वो सब हमारे लोकल बच्चे। इस इलाके के साथ पहले क्या होता था कि जो लोग पढ़ते और अच्छी जगह पे पहुँचते, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, बहुत लीडिंग जो हमारे यहाँ फिजिशियन, सर्जन, वुकला, प्रोफेसर्स जो यहाँ पढ़े, यहाँ के डोमिसाइल पे यूनिवर्सिटियों में गए, लेकिन जब उन्होंने डिग्रियां ले ली उसके बाद मुड़ के वो थर को नहीं देखा, वो शिफ्ट हो गए मुल्क में, कराची शिफ्ट हो गए, हैदराबाद शिफ्ट हो गए, वो मुल्क से बाहर चले गए। और अहम जिम्मेदारियों के साथ वो लोग वहाँ आपको मिलेंगे, सिविल सर्विसेज में, शोबाए तिब में, इंजीनियरिंग में। तो इस अच्छा, दूसरा जो वर्क फोर्स हमारे यहाँ है, जैसे कराची है, कराची की जो गारमेंट इंडस्ट्री है उसकी 50% से ज़्यादा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो थर पूरी करता है। 50% से ज़्यादा वो जो लेबर है वो यहाँ से गया हुआ है। कराची की जो कंजम्पशन मीट की है वो थर पूरी करता है, पंजाब के साथ थर भी पूरी करता है, लेकिन उसकी कोई मार्केटिंग का सिस्टम नहीं है, कोई जदीद पैटर्न आ गए हैं, वो उस तरह से वो क्वालिटी मेंटेन नहीं होती, रॉ मटेरियल को रॉ ही सप्लाई करते जा रहे हैं। उसके बाद जो रेमिटेंस आता है हमारे यहाँ, जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं, कुक है, चौकीदार है, घरों में काम करने वाले लोग हैं, वो भी इस इलाके से हैं, वो सिंध के मुख्तलिफ जगहों पे काम करते हैं, वहाँ से रेमिटेंस आता है। कुछ लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। कहने का मतलब है एवेन्यूज बहुत है। पहले बिजली नहीं होती थी तो आप 10 जवाज दे सकते थे, पहले मेटल रोड नहीं होता था तो आप जवाज दे सकते थे, अब सब चीज़ें हैं। तो फिर हुकूमत पॉलिसी बनाए, इसको इंडस्ट्रियल जोन डेवलप करे, जो गारमेंट वहाँ बन रहा है या लेबर भी सस्ता होगा या कास्ट भी सस्ती होगी, उसको बेनिफिट होगा, जो इन्वेस्टर है उसको। तो इस पे हम चाह रहे हैं कि थरपारकर जब तक नेशनल एजेंडा पे नहीं आएगा तब तक ये चीज़ें तब्दील नहीं होंगी। कोल ने पहली दफ़ा हमें इंटरनेशनल एजेंडा पे भी ले गया है और नेशनल एजेंडा पे भी गया। अब पाकिस्तान में थर की बात की जाती है और कहा जाता है कि थर बदलेगा पाकिस्तान। भाई थर तो बदलेगा पाकिस्तान, पर पाकिस्तान को थर को भी बदलना है। ये टू वे होगा। इस तरह से अगर आप करेंगे तो वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी, लोग और डिप्राइव हो जाएंगे, मार्जिनलाइज हो जाएंगे। अभी जो आपने बात की कि अगर इंडस्ट्री यहाँ पे लगाई जाए तो ये भी हो सकता है कि घर का सरबराह अगर शाम को अपने घर आ जाए, सुबह पे घर हो, तो वो बहुत सारे जैसे बच्चों को स्कूल छोड़ के आना है, लेके आना है, एक कॉन्फिडेंस होगा। और जो बच्चे अब शायद इस वजह से कि कोई उनकी देखभाल करने वाला या कोई इस तरह की हेल्प करने वाला नहीं है, स्कूल नहीं जाते, हो सकता है वो जाना शुरू हो जाए। फर्क पड़ता है ना, आपकी पूरी लाइफ स्टाइल पे फर्क पड़ता है, लाइफ स्टाइल पे फर्क पड़ता है। अच्छा, हमने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें की और मैंने देखा बहुत कुछ अच्छा है, हर जगह पे कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, और मतलब अगर कोई कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो उनका कुछ अगर नुकसान है, कुछ फ़ायदा भी होता है उस जगह का। हम किसी को भी आज के ज़माने में ये नहीं कह सकते कि वो कोई आफत ज़दा इलाका, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी कभी कभार हमने देखा है, कभी कभार नहीं बल्कि मैं पिछले 15 सालों से मैंने देखा है कि थर के मुतालिक जब वो खबर आती है ना अखबार में, तो होता है कि जी बच्चे मर रहे हैं, और पता नहीं शुरू मोर से ये कहानी शुरू हुई थी कि हाय हाय मोर मर गए, और फिर और के जी जबरी शादियां हो गई हैं, और इस तरह के मसाइल जो है ना, वो जब मैं पहली दफ़ा आया तो मुझे ऐसे लग रहा था कि थर में तो पता नहीं कोई
कोई कहत का सीन होगा और लोग बेचारे तड़प रहे होंगे भूख से। लेकिन यहाँ पे मैं आया तो कुछ तो फर्क है शहरी ज़िंदगी से, लेकिन मुझे सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल लगी। तो ज़रा इसके बारे में बताएं कि मैंने तो चलो आके देख लिया, और बहुत सारे लोग अभी भी परेशान होते होंगे कि थर में एक आफत आई हुई है, तो क्या ये सच में कोई आफत है, कोई फ़र्क है, ये क्या सूरत हाल है? अगर और बदल गई है तो अब क्या उसकी सिचुएशन है? नहीं, थर तो बहुत काफ़ी बदल गया है, और जिन मनफी चीज़ों की आप बात कर रहे हैं वो झूठ तो नहीं है, सच है। बच्चे भी मर रहे हैं और पॉवर्टी भी है, और उसको ज़्यादा प्रोजेक्शन मिलती है। और साफ़ी के लिए तो कहा है कि उसको ये कहा जाता है कि जी कुत्ते ने बंदे को काटा ये को खबर नहीं है, बंदे ने कुत्ते को काटा ये खबर है। और हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पे जो कंपटीशन है सबसे पहले न्यूज़ पहुंचाने की, उसमें इन्होंने रगड़ा दे दिया है हमारा। सबसे सनसनी वाली खबर, मतलब बच्चों की अगर अमवात हो रही है उसके रूट काजेज हैं। हम मानते हैं कि हुकूमत इस तरह से लोगों को सहूलियात मुहैया नहीं कर पाए, उसके पास उस तरह का हेल्थ अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन उसके साथ मैं जो वजह हूं अपने बच्चे की मौत की, मैं पहले एक तो हम छोटी उम्र के बच्चों की शादी कराते हैं, और हमारी खवातीन अक्सर एनेमिक हैं, उनकी एज भी 2 से शुरू होती है, 3, 4, 5, 6। अब हम 11-12 साल की बच्ची को शादी कराते हैं और 13वें साल वो एक बच्चा कंसीव करके डिलीवर कर रही होती है, जो खुद एनेमिक है, वर्कलोड ज़्यादा है, उसकी सेहत, उसकी हाइजीन ठीक नहीं है। वो जिस गांव में रहती है वहाँ कोई लेडी डॉक्टर नहीं है, वहाँ एक अनट्रेंड जो अटेंडेंट है वो उसको डिलीवरी कराती है। तो ये सब चीज़ें जब मिलके आप बच्चा डिलीवर करते हैं तो वो इमेच्योर बच्चे होते हैं, मेजॉरिटी अंडरवेट होते हैं, उनको बाकी जो नमूनिया है या बाकी जो चीज़ें हैं वो जल्दी अटैक कर लेती हैं। दूसरा, हमारे यहाँ शुरू में माल मवेशी ज़्यादा थी, हम दूध नहीं बेचते थे, दूध बेचना बहुत बुराई मानी जाती थी हमारे, मतलब मेरी याद की बात है। अब जब से रोड बने हैं और अखराजात बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ी है, तो अपना खर्चा पूरा करने के लिए लोग दूध बेचना शुरू कर दिया है। अब गाड़ियां जाती हैं गांव से, दूध ले जाती हैं। अब जो दूध मक्खन की शक्ल में उस माँ को मिलता था जब वो हामला हुआ करती थी, वो अब नहीं मिलता, वो लस्सी नहीं मिलती। बैठक के लिए तो दूध मौजूद है चाय के लिए, लेकिन बच्चा और माँ के लिए दूध नहीं है। फिर जो दूध का नेचुरल माँ की जो बच्चे को मिलनी चाहिए वो नहीं है, वो दूध नहीं पीता बच्चा। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ सोशल बिहेवियर भी काज है इस पूरी कहानी के पीछे। वो जब पहुंचता है पहले, फिर हमारे यहाँ टोटके क्विक्स बैठे हुए हैं गांव में, वो अपने तजवीज़ कर रहे हैं, सेल्फ मेडिकेशन है। वो जब बच्चा पहुंचता है बेचारा वो आधा मरा होता है। यहाँ डॉक्टर्स तो अवेलेबल हैं, वो ओवर द डे काम करते हैं, लेकिन बच्चे की भी दम नहीं है। तो अब 2 दिन का बच्चा, 3 दिन का बच्चा, क्या ग़िज़ाई किल्लत उसकी होगी। तो असल में माल न्यूट्रिशन तो ख़वातीन में है, वो फिर बच्चा जो पैदा करती है उसमें आ जाता है। तो ये ऐसे भी नहीं है कि ये झूठ है, ये ठीक है, लेकिन जिस तरह से फोकस करके ये पेश किया जाता है, तो मैं समझता हूँ थर में बहुत खूबसूरत चीज़ें भी हैं जिनको गिनवानी चाहिए, जिसको इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है, हमारे माशरे को ज़रूरत है, वो है हमारी इंटर सोशल और इंटरफेथ हार्मनी। हमारे जितने भी फेस्टिवल जैसे आपने पहले बयान किया कॉमन है, सांझे हैं, हमारी बेटियां सांझी हैं। आज भी एक हिंदू लड़की को एक मुसलमान बंदा खोड़े लेता है, एक रस्म है यहाँ के लोगों।
कि भाई आज के बाद ये मेरी बेटी हुई। आज भी ये चल रहा है। और जो फैमिली रिलेशंस हैं मुस्लिम हिंदू कम्युनिटीज़ के दरमियान, वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है। हमारी जो गुज़र मुआश के लिए जो ग्रेजिंग एरिया है वो भी कॉमन है। हमारे जो मेले मलाखड़े यहाँ पे होते हैं वो भी कॉमन है। हमारे त्यौहार कॉमन है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो बॉन्ड है, इसको इस वक्त पूरे मुल्क में, क्या पूरी दुनिया को ज़रूरत है कि हम, चाहे हमारा मज़हब कोई हो, चाहे हमारा कल्चर कोई हो, लेकिन हम एक साथ कैसे रह सकते हैं, कैसे रह रहे हैं। थरपारकर उसके लिए एक नमूना है। हम ईद पे गोश्त का इंतज़ार करते हैं, मिठाई का इंतज़ार करते हैं, दोस्तों के घरों से आने का, और जब दिवाली और होली होती है तो वो हमारा इंतज़ार करते हैं। ईद के दिन जब नमाज हो जाती है तो बहुत से हिंदू फैमिलीज़ के लोग हैं जो जाके ईदगाह के बाहर खड़े होते हैं, जैसे मुसलमान दोस्त निकलते हैं वो जप्पी डाल के मिलते हैं। या रमज़ान के महीने में जो सबसे ज़्यादा इफ्तारी होती है पार्टीज़, वो या हिंदू करते हैं या उसमें जो पार्टिसिपेशन होती है मेजॉरिटी वो हिंदुओं की होती है। मुहर्रम का महीना है, हमारे यहाँ जो छाछरो है वहाँ पे एक बंदा है जो लाकिर है, हिंदू है। और यहाँ जब मुहर्रम के वो 10 तारीख तक जो प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस में हिंदू मुकम्मल इन्वॉल्व होते हैं। आखिरी प्रोसेशन के दौरान भी आपको 70% हिंदू मिलेगा उस पूरे ताज़िए के साथ। हम सब एहतराम भी करते हैं मुहर्रम के महीने का। हमारे यहाँ उस तरह से खुशियाँ सेलिब्रेट नहीं होती उस तरह से। हर घर से रोटी, देसी घी, चीनी जाती है इमाम बारगाह पे नज़र न्याज के लिए। नज़र न्याज होता है हिंदुओं की तरफ से। तो बहुत कॉमन, मतलब ये दिखाने की चीज़ें हैं। हमारा जो कल्चर है वो इतना शाहूकार कल्चर है, उसको भी दिखाने की ज़रूरत है। यहाँ पे वो लोग भी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ वक़्फ़ कर दी, वो भी दिखाने की हैं। तो मतलब एक पॉजिटिव जो अप्रोच है वो हमारी सोसाइटी से आस्ता आस्ता निकल रहा है। नतीजे में ये नेगेटिव चीज़ें, सुसाइड के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे अभी थरपारकर में। उसमें भी ज़्यादातर ख़वातीन में भी, मतलब अगर ख़वातीन का तादाद ज़्यादा था, फिर अगर देखें तो वो जो डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ हैं वो ज़्यादा मुतासर होती थी, सुसाइड करने वालों की मिकदार उसमें। और फिर देखेंगे तो उसमें यूथ ज़्यादा है, फ्रस्ट्रेशन है, जस्टिस सिस्टम हमारा उस पर सवालात हैं, प्रोटेक्शन जो स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पुलिस पॉलिटिसाइज हो गई है, रेवेन्यू मैटर्स हैं, सुनवाई नहीं होती। तो ये तमाम तर चीज़ें जो आके उन्होंने थर के उस जो कदीम लाइफ स्टाइल है उसको नुकसान नतीजे में फिर लोग दूसरा ये कि यहाँ पे जो माइक्रो फाइनेंस शुरू हुआ है बैंकिंग का, अब लोगों की कैपेसिटी है नहीं, हैंडलिंग कैपेसिटी, उनके पास स्किल है नहीं, आप लोन दिए जा रहे हैं तो उसको आप ट्रैप कर रहे हैं। फिर एक 10,000 के लोन के पीछे जो उसके घर में जो मटेरियल था कि 2 बकरियां थी, कोई बीवी के पास सोना था, वो बेचारा हर जब इंस्टॉलमेंट का टाइम आता है तो बेच के गुजारा करता है। और जो पैसे उसको मिले वो किसी कर्ज में, किसी बीमारी में चले गए, क्या करे वो। तो थर इस वक्त ट्रांजिशन से गुजर रहा है और इसको रियासत को फोकस करना चाहिए, जो गैप्स हैं उसको एड्रेस करना चाहिए। इतनी बड़ी कोल डेवलपमेंट हो रही है, हमारे यहाँ स्किल लेबर नहीं है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस खोलें ताकि वो ह्यूमन रिसोर्स को हम यूटिलाइज कर सकें। मकामी लोग जो साथियों से भूख मर रहे हैं या बहुत मुश्किल हालात गुजार रहे हैं, उनको अपने घर में एक अपॉर्चुनिटी आई है जिन पे उनका हक बनता है, वो अगर उसके लिए तैयार नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, तो कितने लोगों को ड्राइवर आप रखेंगे, कितने लोगों को आप मैसन और चौकीदार रखेंगे। ये तो अब टेक्नोलॉजी का दौर है, आप टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो आप किसी काम के नहीं। तो मतलब एक शिफ्ट हो रही है, उसमें थरपारकर तब्दील हो रहा है, नो डाउट। चलें जी, मोहतरम आपका बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये जितनी भी हमने इसमें टॉपिक्स डिस्कस किए, इन सब पे भी तकरीबन एक प्रोग्राम मुझे पता है आपके साथ हो सकता है, जितनी आपके पास मालूमात हैं।
लेकिन हमने मतलब ये घंटे 1.5 घंटे की गुफ्तगू को भी मैं महदूद इस वजह से कह रहा हूँ कि मालूमात बहुत ज़्यादा हैं अगर हम बात करना चाहें कृष्ण साहब से। तो ये हमने गुफ्तगू की है। तो इसमें हमने आपको इस इलाके का जो यहाँ की सहूलियात हैं और जहाँ की जो टूरिज़्म और इसके हवाले से जितनी भी मैं बता पोटेंशियल जो है एग्जैक्ट इसका लफ्ज़ जो है वो उस पर भी हमने बात की। यहाँ की परेशानियों के बारे में भी हमने बात की। इंटरफेथ हारमनी बहुत खूबसूरत है, उसके बारे में आपने देखा। तो जो लोग भी थर के बारे में जानना चाहते हैं या पाकिस्तान की किसी प्लानिंग की पोजीशन पे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग उनके साथ ये वीडियो भी शेयर करें। और हमने ये देखा है और पढ़ा भी है कि हम किसी का अगर कोई भला करते हैं या किसी के लिए कोई अच्छा कदम उठाते हैं तो किसी ना किसी तरीके से बदले में हमारा भला भी ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो अगर किसी से कुछ हो सकता है इस इलाके की भलाई के लिए, हम खाली मसाइल को ही ना खाली पीटते रहें कि ये हो गया, उसका कोई अच्छा हल भी जो है वो देने की कोशिश करें। तो आप सबके देखने का भी टाइम देने का बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आज ये हमारी पहली मुलाकात थी और पहली ही गुफ्तगू थी। तो इंशाल्लाह ताला दोबारा से जब हमें मौका मिला तो हम चीज़ों को मज़ीद प्लान करके और टॉपिक वाइज जो है वो कोशिश करेंगे। जब सर ने हमें टाइम दिया तो हम डिस्कस करेंगे ताकि जो बंदा इसको थर के बारे में वाकई कुछ समझना चाहता है या वो कोई परेशान है या कोई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानना चाहता है, उसको सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ की प्रैक्टिकल जो इन्फॉर्मेशन है वो मिले। तो इसके बाद शायद उसमें कुछ महीने भी लग जाएं, लेकिन आपको हमारे प्लेटफॉर्म से ज़रूर जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे कंसीडर किया कि मैं आपसे बात करूं। थैंक यू वेरी मच।